जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, और इसमें मैं कवर करूंगा वन शॉर्ट वीडियो। ये पहला चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो पहले चैप्टर मैंने ऑल टॉपिक्स लगभग इसमें कवर कर लिए। कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा। मैं एनसीईआरटी के जो दूसरी बुक है उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका कंबाइन हो रहा है, पूरा कंप्लीट है लगभग। इसमें थोड़े बहुत पॉइंट बचेंगे, मैं उसको पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है। तो ये जो वन शॉर्ट वीडियो है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम का नियम। अब इसको बातें पढ़ेंगे हम लोग। पहले इधर देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास देखो वैद्युत आवेश है। सबसे पहले जो टॉपिक होता है, जैसे हमारी बॉडी के बारे में पढ़ना होता है हमें, तो बॉडी के बारे में पढ़ना होता है तो उसमें क्या होता है कि पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका क्या होती है कोशिका। तो कोशिका अगर हम ठीक से पढ़ पाते हैं तभी हम बॉडी के अच्छे पार्ट्स को समझ पाते हैं, ठीक है, अच्छे से उसको डिफाइन कर पाते हैं, अदरवाइज हमसे नहीं पाता। तो जैसे मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आवेश को पढ़ना पड़ेगा, वैद्युत आवेश को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ईंट है, घर बना रखे हम, तो उसको सबसे नीचे की ईंट है उसको ठीक से लगाना पड़ेगा ताकि ऊपर बिल्डिंग अच्छी बने। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पे वैद्युत आवेश को सही से पढ़ोगे। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इसे पढ़ पाएंगे हम लोग। तो जहाँ पे आवेश पढ़ते हैं, आवेश की घटना पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आवेश को पढ़ने का तरीका किसने बताया? थेल्स ने बताया। किसने बताया? थेल्स ने। तो थेल्स एक साइंटिस्ट है, ग्रीस कंट्री के हैं, ठीक है, ग्रीस देश के। तो इन्होंने बताया कि जब कोई भी दो बॉडीज अगर आपस में रबिंग करती हैं या कोई भी उनमें क्या होता है, कोई इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे चार्ज बन जाते हैं। जैसे मान लो दो बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है, एक मार्कर हीरा, एक मार्कर हीरा, दोनों क्या है, इंसुलेटर है। लेकिन जब इनको रब करेंगे, ऐसे रब करेंगे, तो रब करने से इन पे चार्ज आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो थेल्स ने बताया था, ग्रीस कंट्री के थे, तो उन्होंने बताया था, ठीक है। और इसको चार्ज को बनाने के तरीके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चार्ज कैसे बनता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? तो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ही बनाता है। जब आपका ये रेस्ट में होता है तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जब ये मूवमेंट में होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जब बॉडीज को रगड़ते हैं, आपस में इंटरेक्शन कराते हैं, उनको आपस में फ्रिक्टेट कराते हैं, तो चार्ज बनता है, ठीक है। तो आवेश बन गया हमारा, ठीक है। आवेश को हम एक काम करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक के रूप में तोड़ा मैंने। अगर चार्ज जब हमने बना लिया, फ्रिक्शन से बना लिया, आपस में रगड़ने से, जैसे हमारी बॉडीज है, तो ये रगड़ने से दोनों पे इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लो आपने किया होगा बचपन में कि आप बैठे हो और ऐसे करके पेन लिया ऐसे करके, और फिर जो छोटे छोटे तिनके होते हैं उसके पास ले गए आप, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्शन करना स्टार्ट हो गया, ठीक है, चिपकना स्टार्ट हो गया। तो क्यों चिपके? क्योंकि आपने पेन को आपस मतलब सर पर रगड़ा, सर एक बॉडी है, आपका पेन दूसरी बॉडी हो गया, आपस में रगड़ा तो क्या हो गया, उन पर एक चार्ज आ गया। आने से दूसरी बॉडी को रिपल या अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये कंडीशन है। तो यहाँ पे जो चार्ज अगर रेस्ट में, आपका रेस्ट में रुका हुआ है, विराम में है ना, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर वैद्युतिकी। और जब चार्ज क्या होता है, जब चार्ज चलने लगता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट। तो मूवमेंट वो बोलते हैं। तो जब वो चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी। क्या होता है? बी। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनते हैं जब वो मूवमेंट में होता है। लेकिन जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या बनता है? उसके चारों ओर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये वाली बात समझ जाइए आप। तो इसकी दो ब्रांचेज हैं, वैद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेज हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहाँ पर रेस्ट में चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक जहाँ पर चार्ज मूवमेंट में होता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये एडिस है। इसमें केवल क्या होता है? इसमें केवल डायरेक्शन होती है, ओनली डायरेक्शन, ओनली वैल्यू होती है, इसका परिमाण होता है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड। इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ मैंने ये कवर करा के, ताकि आप दोनों समझ जाओ, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब परिमाण। वैल्यू जो होती है उसे परिमाण कहते हैं। क्लियर है? तो एजिस राशि है, तो ये चार्ज है हमारे पास, एजिस राशि है। और ये ऐड कैसे करते हैं? नॉर्मल ऐड करते हैं। मान लो आपके पास ये बहुत सारे एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जहाँ पे बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3। अब इनको तुम ऐड कैसे करोगे? तो ऐड कर दोगे बस, सिंपल, ठीक है। कैसे ऐड करोगे? तो बहुत सारे चार्ज है आपके पास, तो ऐड कर दो, चलो सिंपल है। Q बराबर
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, ऐसे ऐड कर दो आप जितने भी आपके चार्ज है, ठीक है ना। अगर n तक है तो n तक ऐड कर दो आप। तो ये नॉर्मल एडिशन को फॉलो करता है, क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है, अदिश सदिश नहीं है, इसलिए। क्लियर? अब इसके बाद में क्वांटमीकरण है। क्वांटमीकरण क्या बताता है? इसका सूत्र है, हर चीज का अपना सूत्र होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, कोई वैल्यूज होती है, कुछ वैल्यू निकालने के लिए कुछ मतलब एक कलेक्शन होता है क्वांटिटीज का, उसे बोलते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसका Q बराबर एन ई। ये बना कैसे एन ई? तो हमारे पास Q बराबर एन ई, क्या एन क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी पदार्थ मान लो, ये मैं आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। तो इसे फिनिश कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना। क्वांटमीकरण क्या होता है? तो पहले चार्ज का फॉर्मूला ध्यान रखो। जैसे मान लो एक चार्ज है, एक चार्ज का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ही, दो का क्या होगा? दो ही, और ऐसे करते जाएंगे तो क्या होगा? चार्ज 3e, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही, दो इलेक्ट्रॉन तो दो ही, तीन है तो क्या होगा? 3e, ठीक है, ओके फाइन। और ऐसा अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे? Ne, क्या करेंगे? Ne। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? आवेश निकालने का, चार्ज का, Q बराबर Ne, जहां पे N क्या है? N क्या है? N है। जैसे मान लो कोई भी चीज हमारे पास है तो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई चालक पदार्थ है तो चालक मतलब कंडक्टर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बस आप एक काम करोगे, इससे निकाल दोगे। लेकिन आप बताओ मुझे बात, क्वांटमीकरण प्रॉपर्टी बोल रही है कि n की जो वैल्यू है ना, n की वैल्यू हमेशा एक क्या होगी? पूर्णांक होगी। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, मतलब पूरा अंक। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो कोई भी अगर चार्ज है तो वो चार्ज में जो n होता है वो क्या होता है? पूरा अंक होता है। ये बताता है तुम्हारा इंटीजर के लिए, ठीक है। और वो क्वांटमीकरण के लिए इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। परिमाण होता है इसमें आवेश में, केवल बता दिए। ये आवेश के गुण बता रहा हूँ मैं आपको। गुण नंबर 1 क्या है? अदिश राशि है, नॉर्मल एडिशन को फॉलो करती है। नॉर्मल एडिशन क्या होता है? दो तरह के सम होते हैं, एक तो होता है अदिश सम, अदिश योग, और एक होता है सदिश योग, ठीक है। तो अदिश योग वो होता है जो सिंपली हम ऐड करते हैं, जैसे हम 4 और 3 7, 2 और 2 9 11, ठीक है, इस तरह से ऐड करते हैं, तो ये अदिश है। और जब जहाँ पर डायरेक्शन की बात आती है, जहाँ पर डायरेक्शन आती है वेक्टर क्वांटिटीज, तो हम वेक्टर सम करेंगे, सदिश योग करेंगे। वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, बताऊंगा, ठीक है उसमें। तो देखो ध्यान से सुनते रहो आप यहाँ पे। तो एडिस ये पता लग गया आपको, परिमाण होता है ओनली। क्वांटमीकरण हो गया, ये हो गया, एडिस हो गया। आवेशों का प्रवाह धारा कहलाता है। हालांकि था नहीं, लेकिन जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको कि आवेशों का प्रवाह, जैसे मैंने बताया था, आवेश अगर स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र बनेगा। आवेश चल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और वहां पे तरंगे ही बन जाती है, तरंगे अगर वो एक्सेलरेट करती है तो, ठीक है, मतलब कभी घटती है कभी बढ़ती है, तरंगे बन जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तरंग वैद्युत तरंग, और चुंबकीय क्षेत्र की तरंग चुंबकीय तरंग बन जाती है। आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? जब आवेश चल रहे हैं, जैसे खून की धारा, तो खून बहेगा, खून की धारा, जल की धारा, और किसी भी चीज की धारा। तो यहाँ कौन बह रहा है? आवेश की धारा, वैद्युत धारा। तो द रेट चेंज ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो आई बराबर कितना? क्यू क्वांटिटी जस्ट मैंने बता दिया आपको। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1 पॉइंट, ये लिख रखा मैंने यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन ई। एन की जगह क्या रखा? 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे, और ई की वैल्यू परमानेंट होती है 1.6 10⁻⁻19। इसे याद कर लो, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का। अगर एक इलेक्ट्रॉन का पता तो फिर 56 का निकालो, चाहे तो गुणा कर लेंगे बस आराम से। एक का कितना है? 1.6 10⁻⁻19 है, दो का 16 दूनी 32, 3.2 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके प्रकार की बात करते हैं। प्रकार कितने होते हैं इसके? प्रकार 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, मुख्य 2 होते हैं, 3 ऐसे मान लिया। तो आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और क्यू का नामकरण किसने करा? फ्रैंकलिन ने करा। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसका नाम रखा कि प्लस और माइनस रखो इनका नाम, ठीक है। तो ये क्या है? क्यू प्लस का है धनात्मक आवेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल चार्ज, ठीक है, फ्रैंकलिन। तो मैं आपको बता देता हूँ धनात्मक कैसे होता है। जैसे आपकी बॉडी है, अभी देखो मैंने आपको ये कवर करा, तो पूरी चीज तो लिख नहीं पाऊंगा इस समय, आप केवल समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। आपको समझना है बस, मैं आपको फिनिश करके यहाँ बता दूंगा, ठीक है, ध्यान से आप। तो इसमें क्या ना,
पॉजिटिव कैसे कोई चीज होती है, तो आपको पता है कि कोई पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ये होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। तो पॉजिटिव कैसे होगी कोई चीज, जैसे कोई बॉडी है ये, तो इसमें प्लस कितने 2 है, माइनस इसमें 1 है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब अगर निगेटिव प्लस ने काट भी दिया तो एक प्लस तो बच गया, नहीं बच गया, तो ये पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर 2 माइनस है और 1 प्लस है, ये कट गए तो ये निगेटिव होगी, क्योंकि 2 कट गए बचा माइनस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 प्लस है और 2 माइनस है, कट गए पूरे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर प्लस ज्यादा है और माइनस कम है तो वो धनात्मक होगी, क्योंकि कट के प्लस तो बच जाएगा, और ये जहाँ माइनस ज्यादा होंगे वहाँ पे वो ऋणात्मक होगी, और जहाँ पे दोनों प्लस दोनों माइनस वो कट जाएंगे आपस में, और ये क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये क्या है, पॉजिटिव बॉडी है, ये निगेटिव भी है, और ये क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल मतलब उदासीन बॉडी है, न्यूट्रल, समझ गए। एक बात का ध्यान रखना, जो तुम्हारे न्यूट्रल बॉडी उसमें प्लस माइनस होते कि नहीं होते, होते हैं, बट इक्वल स्टेट में होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, जितने प्लस है उतने माइनस तो वो आपस में कैंसिल कर लेते हैं आप, ठीक है, बट ये मत कहना कि होते नहीं है। सेम चार्ज रिपल, ये कंडीशन है यहाँ पे। सेम का मतलब होता है अगर एक समान चार्ज है, सेम रिपल करेंगे, मतलब अगर ये सेम है तो दूर हटेंगे, सेम है दूर हटेंगे, और ये क्या अपोजिट, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का एक जैसे तो दूर भागते हैं, और अगर अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं तो पास आएंगे, अट्रैक्शन बल लगे उसमें, ठीक है। आवेशों को बनाना, आवेशों को बनाना, आवेश पढ़ लिया आपने, आवेश को कैसे प्राप्त करते हैं, तो नंबर 1 मैंने मेथड बताया था, जो थेल्स ने बताया था कि चीजों को आपस में ये करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ना मतलब फ्रैक्शन कहलाता है, जैसे ये मैं रगड़ रहा हूँ ऐसे, ये घर्षण बल है, घर्षण क्या बोलते हैं, घर्षण, इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो घर्षण बल द्वारा कर लेंगे, तो घर्षण से क्या होता है, जैसा मान लो आप इनको रगड़ोगे तो तो एक पे प्लस आ जाएगा, एक पे माइनस आ जाएगा। प्लस क्यों आया इस पे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और जब ये इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी इससे एक्सेप्ट करती है, जो देती है उसमें पॉजिटिव और जो लेती है नेगेटिव आएगा। इसका रियल एग्जांपल देख लो आप, कि एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रोड है, कांच की रोड है, और इस पर मैंने कपड़ा रगड़ा, कपड़ा, ये कपड़ा किसका, सिल्क, रेशम का कपड़ा किस तरह करते हैं, ये कपड़ा रेशम का, सपोज दैट कपड़ा रेशम का है, ये कांच की रोड है, इस अगर तुम ऐसा रगड़ोगे तो इस पर क्या आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएंगे। अगर इनने इलेक्ट्रॉन इसको दे दी तो ये क्या हो गया, दाता, डोनर, डोनेट कर दिया इसने, और ये एक्सेप्टर है, ग्राही। तो मतलब आप समझ गए होंगे बात। तो एक पे प्लस आएगा, तो कांच की रोड पे क्या है, प्लस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और कपड़े ने एक्सेप्ट करे, ठीक है, ये पता लग गया आपको, ठीक है। प्रेरण विधि क्या होती है, प्रेरण, तो प्रेरण में ऐसा होता है कि अगर हम, एक बॉडी है, ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी क्या है, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, और एक बॉडी न्यूट्रल है, सॉरी इस पे कोई चार्ज नहीं है, एक बॉडी ला रहा हूं मैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाएंगे तो ये न्यूट्रल तो है, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल है। तो जैसे तुम प्लस के पास लेके जाओगे तो इसमें जो मैंने बताया था ना, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसमें एब्सोल्युटली होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, डेफिनेटली होंगे। तो जैसे तुम अगर प्लस के लेके जाओगे तो नेगेटिव इधर आ जाएगा और प्लस दूर हो जाएंगे। क्यों, देखिए पहले कट गए थे, लेकिन अब ये दूसरे स्टेट में आ गए, ठीक है। तो मतलब कहने का ये प्लस, यहाँ पे अर्थिंग कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये प्लस यहाँ से एग्जिस्ट हो जाएंगे और बस ये बचेंगे। तो मतलब कहने का यहाँ पे प्लस, अगर ये प्लस प्लस है आपके पास, अगर तुम प्लस की बॉडी लेके आते हो, इसको नॉर्मली आप समझो, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है उसके पास प्लस के लेके आते हो तो वो निगेटिव बन जाएगी, और जब निगेटिव लेके आते हो तो पॉजिटिव बन जाएगी। इसे बोलते हैं बाय इंडक्शन, इंडक्शन मेथड है, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए। और फ्रिक्शन बोल देते हैं कांटेक्ट वाला। कांटेक्ट मतलब एक तार में क्या आ रहा है, प्लस प्लस का आ रहा है, और एक तार और जोड़ दिया यहाँ पे, तो इसमें क्या जाएगा, प्लस प्लस जाएगा, तो ये कांटेक्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आगे मेन दो ही है बस, ये इसका आगे कूलॉम का नियम है। आपने आवेश पढ़ लिया, आपने ये बोला है कि आवेश जो है उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, अट्रैक्शन वाला जब वो अपोजिट होते हैं, और एक रिपल्सन वाला जब वो सेम होते हैं।
तो यहाँ पे इसने कूलाम ने एक रूल दिया कि कैसे दो चार्ज है, एक ये रहा एक ये रहा, Q1 है Q2 है, और बीच की डिस्टेंस कितनी R है, नॉर्मल मान लिया। तो बस कूलाम ने बोला, तो उसने एक फॉर्मूला बना दिया बस कि अट्रैक्शन और रिपल्सन कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना जाए। तो उन्होंने फॉर्मूला बना दिया। तो नंबर वन बात क्या बोली उन्होंने, नंबर वन बात बोली कि जो फोर्स है ना इनके बीच में लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। और यहाँ क्या, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो बस दो रूल बताए और दोनों को मर्ज कर दिया हमने, एफ एफ ये लिख दिया, ये साइन ऐसे बना दिया, Q1 Q2 ऊपर है, ऊपर लिख दिया, आर स्क्वायर नीचे, आर स्क्वायर लिख दिया। और जब जब ये साइन आता है तब क्या करते हो आप, बराबर लगाते हो और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हो। तो ये कांस्टेंट लगा दिया, और बस इसमें ये आप ध्यान से देखना एक बार, आपको समझ आ जाएगा कि जो तुम्हारा कूलाम्स लॉ है ये न्यूटन का तीसरे नियम को फॉलो करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो एक्शन रिएक्शन लॉ है ना, एक्शन रिएक्शन मतलब मैं बता देता हूँ आपको, प्रूफ कर लेना, ऐसा आराम से हो जाएगा तुमसे, कि जितना ये आवेश है, ये वाला आवेश जितना इस पर बल लगाएगा उतना ये वाला आवेश इस पर लगाएगा। तो यही तो है ना, अगर कोई एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन मिल जाता है, तो ये क्या हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, तो मतलब ये है कि कूलाम का नियम से न्यूटन का थर्ड नियम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, लिख भी दिया मैंने यहाँ पे, इसकी दो तीन लाइन है, आप देख सकते हो आराम से। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक नया टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र होता है कि कोई आवेश है, क्या हमारे पास कोई आवेश है, तो कोई आवेश है, इसका चारों ओर का जो क्षेत्र है, जहां तक इसका आवेश, जहां तक इसका इफेक्ट फैल रहा है, इफेक्ट, तो इसके चारों ओर का एक क्षेत्र बनेगा, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है, तो गोलाकार क्षेत्र बना, तो इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो ध्यान रखना, वैद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक फैला हुआ है इसका असर, तो वैद्युत क्षेत्र। अब तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि इसमें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वैद्युत क्षेत्र को बताते हैं कि चारों ओर का क्षेत्र है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ तक फैल रहा है, कहाँ तक फैल रहा है उसका असर, कहाँ तक फैल रहा है, मतलब कहाँ तक उसका असर फैल रहा है, कहाँ तक वो बल लगा रहा है। और ये पता कैसे लगेगा, एक चार्ज का वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक फैल रहा है कैसे पता लगेगा, एक दूसरा चार्ज लेके आके, दूसरा चार्ज कौन सा, परीक्षण आवेश बोलते हैं, टेस्टिंग चार्ज, क्या बोलते हैं, टेस्टिंग चार्ज। तो टेस्टिंग चार्ज में लेके आया यहाँ पे, ये वाला क्यू नोट लेके आया। तो एक तो हो गया मेन, ये मेन वाला, ये मेन चार्ज है जिसका चेक कर रहे हो आप लोग, और किससे कर रहे हो, टेस्टिंग चार्ज से कर रहे हो। तो जैसे तुम इसके पास से लेके आओगे तो इसका बता दे कि कहाँ से बन रहा। अगर ये यहाँ पर देखा कोई असर नहीं, यहाँ देखा कोई असर नहीं, यहाँ पर देखा कोई असर नहीं, यहाँ पे इसका असर स्टार्ट होगा क्योंकि इसकी बाउंड्री यहाँ तक, ठीक है, सीमा। तो E बराबर F/Q0। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि Q पे कितना फोर्स लग रहा है, कोई चार्ज है वो कहाँ तक अपना फोर्स लगा रहा है, तो वो तीव्रता होती है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे क्या है, Q है, तो कहाँ तक अपना फोर्स लगा रहा है, कहाँ तक इसका इफेक्ट फैल रहा है, वो होती है इंटेंसिटी। एक आवेश द्वारा तीव्रता, एक आवेश, अब तीव्रता निकालनी है हमें एक आवेश के द्वारा, तीव्रता यानी कि कोई एक आवेश है, सिंगल आवेश है, और इसकी तीव्रता कहाँ तक फैल रही है, मतलब कहाँ तक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, असर कहाँ तक इसका, ये समझ लीजिए आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में, एक आवेश द्वारा तीव्रता। तो वी नो दैट आपके पास कूलाम का नियम तो है, जैसे ये हमारे पास एक मेन चार्ज हो गया मेन, और एक क्या हो गया, टेस्टिंग चार्ज हो गया, बीच की डिस्टेंस जो भी होगी, तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया, कूलाम के नियम से बल निकाल लिया। आपका फॉर्मूला ये होता है इंटेंसिटी का, तो E बराबर F/Q0, एफ की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, और Q0 से ये Q0 कट जाएगा, और Q/R², ये फॉर्मूला आ गया आपका इंटेंसिटी का, ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज, एक चार्ज के द्वारा जो इंटेंसिटी आ गई K/R², K की वैल्यू होती है 1/4πε0, उसको बता देंगे, ठीक है, बाद में, आप इतना ध्यान रख लीजिए बस, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैं आपको एक बार और बता दूंगा रिवाइज करके। इसके बाद में छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन है वैसी, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं कुछ नहीं होती है, वैद्युत बल रेखाएं ये बताती है कि कहाँ तक वैद्युत क्षेत्र फैल रहा है। मान लो ये जो तुम्हारा ये चार्ज है, तो चार्ज से ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और जहां तक निकल रही है उसकी बाउंड्री बना दो, तो वहां तक उसका असर है। तो वैद्युत बल रेखाएं बताती है कहाँ तक वैद्युत क्षेत्र फैल रहा है, ठीक है। और ऐसे ही वो अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे हम, तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक फैला वो बताती है, जहां तक फैली होंगी वहां तक क्षेत्र होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, प्लस से निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती है,
और माइनस में एंटर कर देंगे। तो ये प्लस है, प्लस से बाहर निकल लिया, माइनस में एंटर कर देंगे, इसे बोलते हैं वैद्युत बल रेखा है। और ये नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी काटती नहीं है, ठीक है, कभी काटती नहीं है। और अगर ये पास पास दूर दूर है तो ये सीधी रेखाओं में निकलती है, लेकिन जब पास पास आएंगे तो ये बंद वक्र बना लेती है। क्या बनाती है? बंद वक्र। ध्यान रखना इस बात का, बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चुंबक है उसके नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है कभी भी अकेले अकेले नहीं रह सकते। तो उसमें स्ट्रेट अवस्था में नहीं होती है, लेकिन प्लस माइनस अकेले अकेले रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए स्ट्रेट में, लेकिन जब पास होंगे तो अट्रैक्शन के कारण ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन वैद्युत बल रेखा इसमें चली जाएंगी। अगर प्लस प्लस हुए तो प्लस प्लस क्या करते हैं? रिपल करते हैं, तो इसकी वैद्युत बल रेखा निकल के इधर जाएंगी और उधर चलेगी, बैंड होगी थोड़ी, ठीक है। तो पता लग गया होगा आपको वैद्युत बल रेखा क्या होती है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र को बताती है कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव, अब इसके बाद में आता है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ना, वो क्या होता है कि एक सिस्टम होता है हमारे पास, ये कोई हमारे पास एक डंडा टाइप का है, ये वैद्युत द्विध्रुव। तो बस इस पे प्लस का आवेश, वो जितना आवेश इस पे उतना आवेश इस पे, बट इसमें माइनस का उतना प्लस का। जैसे माइनस 40 और ये प्लस 40, ठीक है। दोनों आवेश बराबर होंगे परंतु नेचर में अलग रहेंगे, साइन में। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की डिस्टेंस क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है, वो होती है 12, और बीच में क्या है? O है। तो कुल आवेश क्या होगा? इसका टोटल चार्ज 0 होगा। क्यों? माइनस प्लस क्यू कट गया। अब इसके बाद में इफेक्ट, वही जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने एक चार्ज के द्वारा निकाली है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने एक चार्ज के द्वारा निकाली है। अब तुम निकालोगे किसके द्वारा निकालोगे? अब तुम निकालोगे यहाँ पे दो स्थिति में, एक अक्षीय में, निरक्षीय में। तो सिंपल है, जो डायपोल होता है वैद्युत द्विध्रुव, डायपोल में दो चार्ज होते हैं, दोनों को द्वारा निकाल लोगे, ऐड कर दोगे। ऐड करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान रखना। ये सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की राशि, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो आप इसे सिंपल सम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। बस इसमें देखना कि डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो घटा दोगे, और सेम है तो जोड़ दोगे, और किसी एंगल पे तो फिर वहां पे कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं ये वाली कंडीशन, ये मैं आपको बता देता हूँ दोबारा बना के, ठीक है। दोबारा बना के बताइए, समझ जाओगे। चलो समझ जाओ। ये डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच में क्या? O है, और इसके जो मिड पॉइंट से, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से सामने, जैसे ये है, इसके सामने पॉइंट मानो तो उसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल। और अगर तुम इसके ऊपर मानते हो तो उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो पहले किसमें निकालना आपको? अक्षीय में निकालना, एक्सियल केस में। तो ये मैंने मान लिया दो ध्रुव, और यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ से लेकर डिस्टेंस कितनी यहाँ तक, पी तक, जिस पॉइंट पर निकालनी है, तो वहां तक की डिस्टेंस मैंने मान लिया आर। अब तुम्हें पता है कि जिस चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना, जैसे चार्ज ये रहा इस पॉइंट पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? इतनी आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, ये पी से लेकर यहाँ तक कितनी हो तक आर है, लेकिन हमें तो माइनस क्यू चाहिए, तो ये वाली एल जोड़ देंगे इसमें, ये वाली एल, तो आर प्लस एल जोड़ दिया इसमें, तो कितनी होगी? आर प्लस एल, यानी कि माइनस क्यू से प्लस पी, माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है? आर प्लस एल, और प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है? आर माइनस एल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस पता होनी चाहिए, जिस आवेश से, जिस चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना है, और डिस्टेंस क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने डिस्टेंस निकाल ली, बस हो गया। अब माइनस से अगर तुम निकालते हो इंटेंसिटी पी पे, तो माइनस से निकालते हो तो उसी की तरफ उसकी डायरेक्शन होती नहीं। मान लो ये माइनस है और पी पॉइंट पे निकाल लो, तो माइनस से जो डायरेक्शन होगी वो इसी चार्ज की ओर होगी। अगर ये प्लस है, सपोज दैट प्लस है, तो दूर होगी इस पॉइंट से, ठीक है। अब ये प्लस के लिए होता है, अब ये मतलब दूर, और माइनस के लिए उसी की तरफ होगी, इस चार्ज की। तो बस दूरी क्लियर कर लिया। अभी फॉर्मूला होता है एक चार्ज के लिए, तो मैंने लगा लिया यहाँ पे। जब मैंने माइनस से निकाला तो यहाँ से लेके आता है कि दूरी क्यू चार्ज है, क्यू बटा आर स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। प्लस से निकाला तो प्लस यहाँ दूरी घटा रखी, क्यू बटा आर माइनस एल का स्क्वायर। अब इन दोनों घटा दिया। इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? इफेक्ट होगा प्लस वाले का, क्योंकि प्लस नजदीक है इसके, किसके? पी के, तो पी की तीव्रता ज्यादा होगी। और वैसे भी आप सोच सकते हो, सोच सकते हो कि जो आर है, जितनी दूरी ज्यादा होगी तो उतना इसका इफेक्ट कम हो जाएगा।
तो बस आपको घटाना है प्लस वाले में से, क्योंकि प्लस की तीव्रता ज़्यादा है। मैंने यहाँ लिख दिया ई इंटेंसिटी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव। इंटेंसिटी जो पॉजिटिव की होगी वो ज़्यादा होगी, नेगेटिव की कम होगी। तो पॉजिटिव वाले में घटाना, क्योंकि घटाते हैं जब चीज़ों को तो उसमें एक पंगा हो जाता है, घटाए किस में से किसको, तो जो बड़ा वाला उसमें घटाएंगे। ठीक है, तो ई प्लस ई माइनस घटा दिया। अब यहाँ पे दोनों में के क्यू कॉमन आ रहा है, निकाल लिया बाहर, फिर ये घटा दिया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर निगेटिव बी स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक केस लगाते हैं, जो तुम्हारा ये एल है ना, एल ये बहुत छोटा एल है, किसके कंपेयर में, इस आर की कंपेयर में। ये आर बहुत बड़ा है, एल बहुत छोटा, तो यहाँ केस लगाएंगे आर बहुत बड़ा किससे, एल से। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करा मैंने, के क्यू 4 आर एल अपॉन कितना आर, यहाँ पे एल की जगह 0 रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे 0, क्या बचेगा स्क्वायर, और वो स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक पावर कट गई इसके नीचे, और बाकी जो बचा लिख दिया। एक बात और समझो यहाँ पे, जो तुम्हारा 2p, ये जो डायपोल होता है ना, डायपोल मोमेंट क्या होता है, जब डायपोल को तुम घुमाते हो तो एक चार्ज को ले लेते हैं, चलो प्लस का ले लिया, और बीच की डिस्टेंस से गुणा कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P इक्वल टू 2QL। तो जहाँ भी 2QL आएगा, 2QL K2L या 2QL आएगा, तो वहाँ P रख दोगे आप लोग। ठीक है, P, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस 4 को मैंने ब्रेक कर लिया 2 × 2, और जहाँ 2QL है वहाँ रख दिया मैंने। अब फाइनल इसका फॉर्मूला बन गया 2P/R3। ये एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी आ गई है। ठीक है, गुड। अब निकालते हैं निरक्षीय में। निरक्षीय का मतलब होता है इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल में पॉइंट का मानते हैं ऊपर, ये हो गया डायपोल हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव वाला, और इसको ऊपर निकाल दिया, इस पॉइंट को माना मैंने P ऊपर, P ऊपर माना। अब एक काम करते हैं, एक माइनस Q और एक प्लस Q। डिस्टेंस कितनी पूरी कंप्लीट 12 होती है, तो बस मिड पॉइंट है ये O, तो इधर भी L इधर भी L। तो अगर A से निकालते P पे, तो ये A पर कौन सा चार्ज है, माइनस का, तो इसी की तरफ डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर प्लस से निकालते तो दूर होगी। और ये क्या बीच में रिजल्टेंट जो टोटल आएगा, क्योंकि 2 इंटेंसिटी होगी ना इसके पास, 2 इंटेंसिटी है, तो अगर तुम इनको 2 हो गई हैं, एक ही पॉइंट पर 2 हो गई हैं, तो उनको तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल एडिशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे एंगल बन गया, तो पहले प्लस से निकाल लो। अच्छा, डिस्टेंस कितनी होगी वाली, ये 90 बन रहा है, 90 है, ये इतना L है, ये R है, तो जो हाइपोटेन्यूस है कण वो कितना हो जाएगा, √ में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। थोड़ा समझ लो इसे ध्यान से, इसे करके देख लेना कि कैसा है। ट्रायंगल चाहे ये ले लो या ये ले लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, कण निकल जाएगा इसका, L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम प्लस से निकाल रहे हो यहाँ पे, तो के क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब बटा आर स्क्वायर, आर की जगह क्या √ में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगी, अबे का मतलब पॉजिटिव से निकाल लो दूर की ओर, प्लस से दूर की ओर, उसी लाइन में। क्लियर है। अब यहाँ पे जब तुम माइनस से निकालो तो क्या होगा, माइनस से निकालोगे तो फिर उसी की तरफ रहेगी। तो मैंने प्लस से निकाला उधर ऊपर हो गया, माइनस से निकाला नीचे हो गई। अब डायरेक्शन क्या, जितना एंगल ये वाला उतना एंगल ये वाला हो जाएगा। कैसे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, और जितना ये वाला एंगल है तो उतना एंगल ये वाला होगा, क्योंकि वो उसी एंगल पर इंक्लाइंड हो रही है। अब E प्लस निकाला हमने, ये आ गया, ये आ गया। अब दोनों को यहाँ थोड़ा महंगा पड़ जाता है। R का मतलब क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है आपको, तो पहले E1 है, E1 मतलब E1 माना मैंने इसको जो नेगेटिव वाला, और ये किसको माना मैंने, E2 इसको मान लिया। तो E1 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिए, हॉरिजॉन्टल प्लस का, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E1 की वैल्यू क्या रख दो, ये मैंने E1 माना और ये E2 माना है, जो प्लस का E1 माना और माइनस का, प्लस का E1 और माइनस का E2। ठीक है, कोई दिक्कत ना, दोनों बराबर ही, जोड़ के वो आएगा सेम। तो यहाँ रख दो E1 की जगह, पहले cos कॉमन ले लो, cos यहाँ भी है। ध्यान रहे डायरेक्ट नहीं जोड़ रहे, इसे एंगल के हिसाब से वेक्टर सम लगा रहे हैं यहाँ पे हम। तो E1 की वैल्यू कितनी, E1 और E2 दोनों सेम है, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली जोड़ के लिख दिया ना, 2 लगा दिया इसका आगे, बस जुड़ गया। और cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना L है और हाइपोटेनस कितना है इसका, यही है। तो बस लगा दिए,
अब यहाँ पे केस फिर से वो लगाया मैंने, कौन सा, कि आर जो है बहुत बड़ा है एल से और हैवी वास्तव में, क्योंकि वो पहले से स्मॉलेस्ट है एल, तो आर इज ग्रेटर देन एल, मीन्स एल टेंड्स टू जीरो। एल की जगह जीरो रख दिया, तो एल की जगह जब तुमने जीरो रखा तो एल गायब हो गया, इससे यहाँ भी गायब हो गया एल और यहाँ भी गायब हो गया एल और स्क्वायर से रूट भी हट गया, ठीक है। तो आपका क्या बचा, आपका बचा नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से रूट हट गया आर, और आर स्क्वायर क्या हो गया, आर क्यूब हो गया, और ऊपर क्या है 2k/QL। तो आप एक काम करो, ये 2QL, जहां भी 2QL आता है वहां के रखते हैं P रख देते हैं, बस ये आ गई तुम्हारी इंटेंसिटी इक्विटोरियल पोजीशन में, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। तो ये अदिश राशि है, अदिश में क्या करते हैं, जो तुम्हारा आवेश है, सबसे पहले आवेश पढ़ते हैं। आवेश क्या होता है, आपस में कोई चीजें रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है और वो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है जो हल्की है, ठीक है। तो अगर आवेश स्थिर रुका हुआ है रेस्ट में तो क्या बनाता है, स्थिर वैल्यू की, और जब चलता है तो वो डायनेमिक में होता है। और इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है अदिश राशि है, अदिश, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दूसरा नॉर्मल एडिशन पे काम करता है, इसमें सिंपल जोड़ सकते हो, कितना आवेश हो जोड़ दो। क्वांटमीकरण का मतलब एन क्या होता है, इंटीजर होता है। ऐसे नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2.5 3.5 इलेक्ट्रॉन 5.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट भी नहीं होगा, पूर्णांक होगा एन की वैल्यू। परिमाण आवेशों का प्रभाव धारा कहलाता है, जब आवेश चलते धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश का सूत्र ही होता है Q बराबर एन। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या। एक इलेक्ट्रॉन का निकालना, एक रख दिया, एन की जगह एक रख दिया, तो इसकी वैल्यू होती है। आवेश के प्रकार कितने होते हैं, प्लस और माइनस और जीरो। प्लस कब होते हैं, जब प्लस ज्यादा होते हैं, निगेटिव कम होते हैं। माइनस ज्यादा होते हैं तो वो निगेटिव, और जहाँ प्लस और माइनस दोनों बराबर होते हैं उदासीन हो गया। फ्रैंकलिन ने बताया था इसके बारे में, प्लस माइनस। और ये सेम चार्ज रिपल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। आवेशों को बनाना कैसे करते हैं, घर्षण, आपस में रगड़ के। और ये क्या होता है, प्रेरण। प्रेरण में क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी है और उसे अनचार्ज के पास लेके जा रहे हैं, यानी कि एक चार्ज है और एक अनचार्ज है। तो जब चार्ज को अनचार्ज के पास लेके आते हैं तो जिस पे चार्ज नहीं है उस पर अपोजिट चार्ज आते हैं। जैसे प्लस के लेंगे हम तो उस पर निगेटिव आएगा, और निगेटिव लेंगे तो प्लस आएगा। ये होता है इंडक्शन। संपर्क में क्या होता है कि एक ही बॉडी है, प्लस आ रहा है, दूसरी बॉडी में प्लस आ जाएगा अगर वो संपर्क में है तो। कूलाम का नियम क्या बताया था कि दो चार्ज है, Q1 Q2, बीच की दूरी आ रहा है, तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके चार्ज के, यानी कि Q1 Q2 गुणा करके, और ये ऐसे, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में, ठीक है। समझ जाओ इस बात का, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितनी दूरी होगी उतना फोर्स कम लिखेगा, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को मर्ज कर दिया, एफ ये लिख दिया, Q1 Q2 हो गया ऐसे। अब इसके बाद में मैंने ये बताया था वैद्युत क्षेत्र, न्यूटन का तीसरा नियम, कूलाम के नियम से प्रूव कर सकते हैं, कर दिया मैंने। इसको आप निकाल लेना, बन जाएगा आराम से, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि कोई आवेश उसका चारों ओर का क्षेत्र, गोलाकार क्षेत्र, वो वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन कहाँ तक उसका असर है, कहाँ तक उसका वैद्युत बल लगा रहा है, और वो बल कौन बताएगा, एक दूसरा आवेश बताएगा, जिसे बोल रहे हैं परीक्षण आवेश Q0, तो इसे बोलते हैं तीव्रता। तो जहां तक कोई आवेश अपनी तीव्रता, जहां तक कोई बल लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो वो क्या होगा, तीव्रता होगा, ठीक है। असर कहां तक उसका, एक आवेश के द्वारा तीव्रता निकालोगे, तो एक आवेश तो मेरा ये रहा मेन चार्ज, ये हमारा टेस्टिंग चार्ज है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, L है, R। तो बस पहले हमने क्या निकाला, इन दोनों के बीच बल निकाला, और बल निकाल के, क्योंकि सूत्र ये था, F निकालने की रिक्वायरमेंट थी, F निकाला, यहाँ रख दिया, और Q0 से Q0 कट गया, बस टेस्टिंग चार्ज कट जाता है बाद में, Q/R इसका, तो बस ये होगी तुम्हारे पास, ये एक आवेश के द्वारा निकाली तीव्रता। अब वैद्युत बल रेखा क्या होती है, प्लस से निकलती है, माइनस में एंटर करती है, ये कभी नेवर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जितनी ज्यादा होती है उतना वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहां तक फैली होती है वहां तक वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों स्ट्रेट में भी होती है, जब अलग अलग होते हैं चार्ज, दूर दूर होते हैं, लेकिन जब पास होते हैं तो वो प्लस से निकल के नेगेटिव में चले जाते हैं, प्लस प्लस से तो दूर चले जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पर डायपोल, डायपोल क्या होता है, जिसके दो पोल होते हैं, एक सिरा ये वाला, एक सिरा, दोनों सिरों पे क्या होता है, आवेश होता है, लेकिन विपरीत होता है, ठीक है। बीच की दूरी कितनी होती है, 12 होती है, और जब एक आवेश को ले लो और बीच की दूरी से गुणा कर दो, इसे बोलते हैं डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रा क्या होगा इसका, Q का क्या होता है 80, और L का क्या हो गया L, 80L, सॉरी मात्रा कूलाम, और 2 का तो होता नहीं, L का हो गया मीटर, कूलाम × मीटर, और बीमा क्या होगी इसकी 80L, ठीक है। अब इसके बाद में तीव्रता कैसे निकालेंगे, जो द्विध्रुव है इसके द्वारा तीव्रता दो प्रकार से निकलती है। अच्छा ये बताओ पहले, कुल आवेश क्या, डायपोल का कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है, ये -Q है +Q, कट गया 0 हो गया।
अब इसके बाद तीव्रता निकालेंगे अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में निकालते हैं तो मैंने बताया था आपको डायग्राम की पहले प्लस से निकालो माइनस से निकालो। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बोर्ड पे थोड़ा छोटा लिखा मैंने, ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो सकता। आप एक काम करना, अभी तुरंत ही वीडियो खत्म होने के बाद आप इसे ट्राई करना, हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो अक्षीय में निकालना, एक आवेश के द्वारा तुमने निकालना सीख लिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करना है, दो चार्ज है, एक माइनस का प्लस का, तो एक बार माइनस से निकालो एक बार प्लस से निकालो और बस कर दो आराम से। तो घटाया क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी। प्लस से माइनस से निकाला इसकी ओर डायरेक्शन, प्लस से निकाला दूर की ओर, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो घटा दिया। सेम सेम होती अगर ये डायरेक्शन अपोजिट है ऐसे, ये इसकी इधर तो घटा दिया। अगर सेम सेम हो गई ऐसे, सेम सेम हो गई तो क्या होगा, जोड़ देंगे, ठीक है, ओके। और किसी इस तरह के कुछ एंगल पे हो गई तो वहाँ पे वो लगा दोगे, कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो बस ये कर दिया। वो निरक्षीय अक्षीय स्थिति क्यों कहते हैं इसे, एक्सेल, क्योंकि इसमें पॉइंट पी सामने मानते हैं। जैसे ये डायपोल है तो पी पॉइंट सामने मानेंगे, सामने। और निरक्षीय में क्या होता है कि ऊपर मानते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल में। तो बस माइनस से निकालो प्लस से निकालो, उनको देख लो क्या करना, डायरेक्शन अपोजिट है तो घटा दो, सेम है तो जोड़ दो, किसी एंगल पे तो वहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड कर लो और बस उनकी वैल्यू रख कर सोल्व कर लो। यहाँ पे एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर है बहुत बड़ा होता है, आर इन कंपेरिजन ऑफ एल, तो वो जीरो मान लिया उन्होंने, क्योंकि अगर बड़ा समुद्र है तो उसमें अगर ड्रॉप डालोगे तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है उस पर, और ड्रॉप निकालोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है उस पर। तो इस प्रकार से कोई बहुत बड़ी संख्या है तो उसमें छोटा जोड़ दो या घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी के बाद में आपको, अगर ये तुम्हें पसंद आया तो आप इसको देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कुछ टॉपिक है इसमें मैं आपको बता दूंगा, सेकंड पार्ट बना दूंगा इसका, ठीक है, कि जहाँ पे मल्टीपल ऑफ चार्जेस से फोर्स निकालते हैं, मल्टीपल चार्जेस से इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है, और मल्टीपल चार्जेस से जो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वो सेकंड चैप्टर में, फिलहाल मैं तुम्हें सब बता दूंगा, ठीक है, और नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आप बताना कि आपको रिक्वायरमेंट है इसकी, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है, दूसरी। और अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड हम डेली कुछ पढ़ा आपको बताते करेंगे। मैंने शुरू में आपको मैथ का टॉपिक बताए थे, सिंपल, लेकिन अब मैं आपको हर चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बोल रहे थे, मैं वो भी सिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो ये आप बताना कि ये सही है इस तरह से पढ़ाना या फिर कैसे। आप कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, ये करना पड़ता है, लिखना पड़ता है बोर्ड पे, तो आप समझते हो। थैंक यू वेरी मच। तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।